हर एक डॉक्टर की ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। आज मैंने 3 केसेस पिक किए हैं, जहाँ पर यदि मेरे डिसीज़न्स गलत हो जाते, तो उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो दुनिया में नहीं होते। तो साथ ही साथ में मेरे ही डिसीज़न नहीं, उन परिवार वालों ने यदि मुझ पर फ़ेथ नहीं रखा होता, मेरी बात नहीं समझी होती, तब भी गड़बड़ हो जाती है। तो सीधे शुरू करते हैं पहले केस से। मुझे एक कॉल आता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से कॉल आता है ओपिनियन के लिए। वो बच्चा वेंटिलेटर पर था। बच्चे की एज 4 साल थी, शहरी क्षेत्र का। जब मैंने देखा तो वेंटिलेटर पर है। मैंने सुना तो देखा कि दोनों साइड की लंग में बढ़िया एयर एंट्री है, मतलब लंग सही काम कर रहे हैं, धड़कन सही चल रही है। होश थोड़ा थोड़ा था, जो कि सेडेशन वाली दवा दी गई थी ना, नींद वाली, तो उससे वो बच्चा सो रहा था, होश गया नहीं था। हुआ क्या था, बच्चे ने खेला शाम 5-6 बजे, माँ ने बताया। इसके बाद कुछ खाया पिया, और खाने के कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, उसको उल्टियाँ हुई। उसने पेट दर्द बताया। माँ ने पेट दर्द और उल्टी की कुछ घरेलू दवाएं और ऑन्डनसेट्रॉन वगैरह दी। लेकिन ये दवा देने के लगभग 40 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट के बाद बच्चा लड़खड़ाने लगा और पूछने पर, बोलने में भी लड़खड़ा रहा था बच्चा। तो फिर एक्चुअली बच्ची थी, बेटी थी वो, और उसको लेकर वो लोग डॉक्टर के पास रश किए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब बच्चा आया तो मैंने अपने साथी डॉक्टर जिन्होंने वेंटिलेटर पर रखा था उनसे बात की, तो उन्होंने बताया लगभग बच्चा गैस्पिंग था, मतलब सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी सांसें काम नहीं कर रही थी। तो इस बच्चे की धड़कन सही थी, मतलब हार्ट ठीक काम कर रहा था, लंग्स ठीक काम कर रहे थे, लेकिन सांस ठीक नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? जब मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे माँ से कि क्या बच्चे को आँख ऐसे झुक सी गई थी, माँ ने कहा हाँ। मैंने कहा कि क्या बोलने में लड़खड़ा रहा था बच्चा? माँ ने कहा हाँ। मैंने कहा कि जब आप चलाकर, जब शुरू में चलते नहीं बन रहा था, उससे लड़खड़ा रहा था चलने में? माँ ने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी बातें समझ रही थी कि नहीं बच्ची? हाँ। तो बातें भी समझ रही थी। तो इस बच्ची का हार्ट ठीक काम कर रहा है, लंग ठीक काम कर रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज तक, क्योंकि 4-5 घंटे हो गए थे, और साथ ही साथ में कोई झटके भी नहीं आए थे। मैंने पूछा झटके आए थे? माँ ने बोला नहीं, कोई झटके नहीं आए, बेहोशी तुरंत हुई नहीं हुई। जो डॉक्टर्स थे उनको इनिशियली ये स्ट्रोक लगा। 3 कारण होते हैं ऐसे जहाँ पर हाइपर एक्यूट ऑनसेट होता है मेडिकल में। हाइपर एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से कोई चीज़ का होना, अचानक से हो जाना और उसका तेजी से आगे बढ़ना, जैसे कि किसी का सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाना। तो 3 ही 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाए, जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट में हो सकती है, हार्ट अटैक में हो सकती है, या कंडक्शन डिफेक्ट हार्ट में हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, या फिर ब्रेन में कोई क्लॉट बन जाए, ठीक है, या ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सप्लाई गड़बड़ होने से झटके आ जाएं। ये सब अचानक होने वाली चीज़ें हैं। उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें अचानक होती हैं, तो वह पॉइजनिंग और कोई इंसेक्ट बाइट जैसे कि स्नेक बाइट, है ना। तो ये चीज़ें, या एनाफाइलेक्सिस, कोई अचानक कोई दवा खाई और उससे सीवियर रिएक्शन हो गई। तो कुछ 4-5 ही चीज़ें हैं जो ऐसे हाइपर एक्यूट ऑनसेट से प्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ इस केस में जो लक्षण बताए माँ ने, वो लक्षण न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा थे, लेकिन ब्रेन अब इंटैक्ट था। न्यूरोलॉजिकल का मतलब कि उसकी आँख जो है ऐसे झुक गई थी, इसका मतलब है वो पलक नहीं उठा पा रही थी, मतलब पलक की मसल्स काम नहीं कर रही थी। लड़खड़ा रही थी, मतलब जीभ की मसल ढंग से काम नहीं कर रही थी। चल नहीं पा रही थी, बोलते समय लड़खड़ा नहीं करती, चलने में लड़खड़ा रही थी, मतलब कि जनरल बॉडी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। और वेंटिलेटर पर फिर क्यों रखना पड़ा जब हार्ट भी ठीक, लंग भी ठीक? क्योंकि सांस की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही थी। तो ये लक्षण थे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट के, जो कि मुझे लगे। मैंने, लेकिन यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि स्नेक बाइट का कोई टेस्ट नहीं होता, खासकर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट का तो कोई टेस्ट होता ही नहीं, और क्रेट बाइट के निशान भी नहीं पड़ते हैं, ना लोकल स्वेलिंग होती है। तो ऐसे में कन्विंस करना पेरेंट्स को एक कठिन काम होता है। मुझे तो स्नेक बाइट लग रहा है। अब स्नेक वेनम को ट्रीट करना, मतलब स्नेक बाइट की तरह ट्रीट करना, अपने ऊपर ब्लेम भी ला सकता है यदि आउटकम खराब हो तो मैंने उनसे बात की, पेरेंट्स से, उनसे बोला कि देखिए आपकी बच्ची ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है और कुछ समय और जिएगी यदि हमने राइट डिसीजन सही पे नहीं लिया। उन्होंने बोला सर यदि गलत डिसीजन हुआ स्नेक बाइट, शहरी क्षेत्र के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सारी किंतु परंतु करते हैं
गांव के तुरंत कन्विंस हो जाते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर आप पर निर्भर है, आप देखिए। शहरी क्षेत्र के जो होते हैं किंतु परंतु भी करते हैं, सर्च भी करते हैं और डॉक्टर से ओपिनियन भी लेते हैं और कई बार लेकर चले भी जाते हैं कहीं और ट्रांसपोर्टेशन में। मैं गलत या जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि इस सिचुएशन में, इस केस में हुआ होता, यदि उन्होंने टाइम वेस्ट किया होता तो बच्ची नहीं बचती, मैं ये बता रहा हूं। तो मैंने उन्हें बोला कि ये बच्ची ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है पिछले 3-4 घंटे से, और यदि हमने और देर की, यदि ये स्नेक बाइट ही है तो, जो कि मुझे लग रहा है कि है क्रेट बाइट, तो इसकी डेथ हो जाएगी यदि आपने ज़्यादा देर, फिर हम एंटी स्नेक वेनम देंगे तो भी असर नहीं करेगा यदि अंग ही डैमेज हो चुके होंगे तो। सांस के और अन्य अंग, ब्रेन के, हार्ट के, सब में डैमेजेस शुरू हो जाते हैं बाद में। तो उन्होंने बोला सर इसके निशान तो कहीं नहीं है, ना ही सांप हमें दिखा है। मैंने उनको बताया कि क्रेट के कहीं भी निशान कई बार नहीं दिखाई देते, लोकल स्वेलिंग होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप करिए जो भी करना है। मैंने कंसेंट ली, रिटर्न कंसेंट लेना इस केस में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होता है, क्योंकि जिस चीज़ का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है और आप देने जा रहे हो। क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि एंटी स्नेक वेनम से भी कुछ लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो बनता स्नेक से ही है, तो उससे एनाफाइलेक्सिस या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। हालांकि उसको रोकने के बहुत सारे उपाय होते हैं और ट्रीट करने के भी। मेरे करियर में मैंने सैकड़ों स्नेक बाइट ट्रीट किए हैं, लेकिन कभी भी किसी को ऐसी रिएक्शन से डेथ नहीं हुई। बट बुक में देखेंगे आप तो लिखा होगा रिएक्शन से डेथ। तो इसलिए एक डॉक्टर के रूप में ये सेफ होना मुझे ज़रूरी है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उसको कल को वो आउटकम खराब होने पर ब्लेम ना करें। तो मैंने रिटर्न में कंसेंट ली। फिर हमने इनिशियली 15 वायल्स ASV देने का निर्णय लिया और 15 वायल देने के बाद ही बच्चा इंप्रूव होने लगा। 10 वायल हमने हालांकि और दिए, टोटल 25 वायल्स एंटी स्नेक वेनम के दिए और बच्चा काफ़ी इंप्रूव हो गया। अगले दिन तक आउट ऑफ वेंटिलेटर 40-50 घंटे में हो गया था वो, 40 आवर्स में, और बिल्कुल हंसते खेलते वो बच्ची गई। तो यहाँ पर एक सीख ये है कि डॉक्टर का जजमेंट क्लिनिकल आधार पर, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन आधार पर नहीं होना चाहिए। शुरू में जो डॉक्टर समझ रहे थे वो उसको स्ट्रोक की तरह ले रहे थे, CT स्कैन प्लान कर रहे थे, क्योंकि ये भी हाइपर एक्यूट ऑनसेट था। लेकिन कुछ ही क्वेश्चन से ये निर्णय में हम पहुंच पाए कि ये स्नेक बाइट है। इस तरह से हमने जो निर्णय लिया वो उसे बचा पाया। माँ बाप की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझ पर फेथ रखा, हम पर फेथ रखा, और इतने एक एब्सर्ड से डिसीजन जो कि जहाँ ना तो हमें कहीं स्नेक दिख रहा ना बाइट दिख रहा, और हमने लिया। अब मजे की बात, अगले दिन उनको स्नेक अपने घर में दिखा। क्रेट स्नेक के निशान नहीं पड़ते हैं और कई लोग इसमें रात को सोते सोते भी डेथ हो जाती है। मैंने 22 साल के एक लड़के की डेथ देखी कुछ समय पहले, जो चाचा थे मेरे एक पेशेंट के, और वो यही हुआ कि वो सुबह उठा और डेथ हो गई और उन लोगों ने उसको हार्ट अटैक समझा। और मैंने जब क्वेश्चन पूछे कि ये हुआ था क्या, तो वो एक्चुअली क्रेट बाइट था। और रात में होता है क्रेट बाइट, खासकर नीचे वगैरह सो रहे होते हैं विलेज एरियाज में, इसलिए ज़्यादा होता है। तो ये हुई बात पहले केस की। दूसरा जो केस है वो हमसे ज़्यादा फैमिली की तारीफ करनी होगी। 550 ग्राम का एक न्यूबॉर्न हमारे पास आया नरसिंहपुर से, लगभग 4 घंटे की यात्रा करके। मेरे एक फ्रेंड जूनियर ने, दोस्त ने भेजा था कि सर आप प्लीज़ इसको देख लेना, तो मैं वहाँ उसको रिसीव किया। थोड़ा सा हाइपोथर्मिक था। 550 ग्राम का कोई न्यूबॉर्न बचाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है उस समय। बहुत साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल से 12 साल का हो गया वो बच्चा। तो ये 550 ग्राम का बच्चा हमारे पास लाया गया, हाइपोथर्मिक था हल्का सा। मेरी टीम डॉक्टर सतीश हर्षे, डॉक्टर नीतू यादव, डॉक्टर मानसी हर्षे, ये सब बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर, हम सब ने मिलकर इसको ट्रीट किया था। और ये लगभग 2.5 महीने तक हमारे पास रहा। सारे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए इसको, जो कि बुक में लिखे होते हैं। इस तरह के जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं, कम महीने के बच्चे होते हैं जो 550 ग्राम के, उनमें कई इश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर का कम हो जाना, आंतों का ठीक से काम नहीं करना, लंग तो डेवलप ही नहीं होते हैं इनके, ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनको हाइपोथर्मिया होता है। तो 2-2.5 महीने तक ये रहा और पेरेंट्स ने पूरी तरह हम पर फेथ रखा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऊपर नीचे हुआ, कभी कभी तो ऐसे लगा 1-1.5 महीने बाद भी कि अब ऑक्सीजन से ही नहीं निकलेगा। लेकिन वो बच्चा मेरे पास आता है, काफ़ी बड़ा हो गया, अब तो 2 साल से नहीं आया, इसलिए एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं, लगभग 11-12 साल का होगा। यदि पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो तो उसमें लिख देना आप लोग। शांतनु जी, ये बच्चा जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड था 550 ग्राम का, लेकिन मिनिमल हैंडलिंग, इन्फेक्शन से बचाने और मॉनिटरिंग बहुत अच्छी रखने और मिनिमल हैंडलिंग करके इसे बचा पाए हम लोग, पूरी एक टीम एफर्ट की वजह से। फॉर्चुनेटली इसकी ना तो आंखों में खराबी आई, ना
हियरिंग में ना कोई झटके की प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर इन बच्चों में हो जाती है यदि इतने दिन तक ये लोग नर्सरी में या ऑक्सीजन में होते हैं तो। चलिए अब थर्ड इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं। मेरे पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एक कॉल आता है मेरे एक सीनियर का। अब देख लो थोड़ा सा गड़बड़ सा बच्चा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जब गया तो वो 12 साल का बच्चा था और गांव के क्षेत्र का था, किसान का बेटा था। और जब देखा तो धड़कन लगभग 180 से 200 तक जा रही थी और पसीना बहुत आ रहा था उससे, पल्स बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन लंग्स नॉर्मल थे, मतलब फेफड़ों में अच्छे से हवा जा रही थी। मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि ये खेत में गया था, वहाँ से जब आया है लौटकर तो अचानक से घबराने लगा, पसीना पसीना होने लगा। और जब हॉस्पिटल में आया तो देखा गया कि इसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। तो ऐसा क्यों था? फिर मैंने अन्य क्वेश्चन पूछे। अगेन इस केस में भी अचानक से चीज़ें हुई थी, अचानक से हाइपर एक्यूट ऑनसेट था, कोई बुखार नहीं था, कुछ और नहीं था। मैंने पूछा कहीं दर्द हुआ क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, दर्द तो उसने नहीं बताया, बस बहुत घबरा रहा था। क्या सांप वाले क्वेश्चन मैंने उससे पूछे तो कोई न्यूरोलॉजिकल वैसे लक्षण नहीं थे कि वो लड़खड़ा रहा हो या ये आंखें नीचे हो गई जैसे टोसिस बोलते हैं या सलाइवेशन हो रहा हो, ये सब कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी चीज़ खाने की हिस्ट्री नहीं लग रही थी जिससे कि पॉइजनिंग सस्पेक्ट हो, कोई बुखार या कोई इन्फेक्शंस वगैरह नहीं थे। तो क्यों यहाँ पर मैंने इस बच्चे में, मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैंने क्या डायग्नोसिस बनाई होगी। कोई हिस्ट्री नहीं थी किसी चीज़ के काटने की, बट इसे बिच्छू ने काटा था। स्कॉर्पियन बाइट का केस था। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्कॉर्पियन बाइट, जो रेड कलर के बिच्छू होते हैं, उनकी वजह से धड़कन पे हार्ट में चले जाते हैं और मायोकार्डिटिस कर देते हैं ये उसका जहर। और मायोकार्डिटिस की वजह से लंग में हार्ट फेलियर होने से पल्मोनरी एडिमा डेवलप होने लगता है, मतलब लंग में पानी सा भरने लगता है। तो ये जो है, और उसकी वजह से मृत्यु होती है यदि समय पर डिटेक्ट ना कर पाए तो। स्कॉर्पियन बाइट कुछ मामलों में मैं सांप से ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि इसका एंटीडोट नहीं होता है। लेट हो जाने पर एंटीडोट तो दे ही नहीं जा सकता, कोई एंटीडोट है ही नहीं, जबकि स्नेक बाइट के एंटीडोट अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी चमत्कारिक दवा अवेलेबल है, प्राजोसिन नाम की। वो राइट टाइम पर दी जाए यदि, और सही डोजिंग में, सही फ्रीक्वेंसी में दी जाए, तो बच्चों की जान बच जाती है। तो मैंने अपने सीनियर से बोला सर मुझे स्कॉर्पियन बाइट लग रहा है। और तो अब प्रॉब्लम इनमें ये होती है कि कोई जांच नहीं होती इन चीज़ों की, जो कि जांच में डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। साथ में यदि कई बार लोकल पेन नहीं है, जो कि बिच्छू काटने में अक्सर होता है, बहुत तेज लोकल पेन। अब बच्चा तो बदहवास है तो लोकल पेन वो बता ही नहीं रहा है, तो फिर ये ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो गांव के लोग होते हैं वो जल्दी कन्विंस होते हैं, फेथ पूरा रखते हैं। उनसे मैंने बोला कि मुझे ये लग रहा है कि बिच्छू ने काटा है और मुझे इसकी दवा देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर आपको जो करना है ये तो आपके हाथ में बच्चा। तो मैंने बोला लेकिन मेरा डिसीजन गलत हुआ तो बोले सर वो तो भगवान के ऊपर है, आप भी भगवान, ऐसे करके जो बोलते हैं गांव वाले, आप भगवान के ऊपर है वो तो बस फिर क्या था। जब ऐसा फिर जब पेरेंट्स दिखाएंगे तो हम आउट ऑफ वे जाके करेंगे चीज़ों को। तो फिर हमने प्राजोसिन को देने का निर्णय लिया अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ। वो बच्चा भी 24 घंटे में ही काफ़ी बेहतर हो गया और अल्टीमेटली पूरी तरह से प्रॉपरली डिस्चार्ज होकर गया। तो ये तीनों केसेस में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस स्टोरीज में जो था वो ये था कि तीनों ही पेरेंट्स ने अल्टीमेटली अपने डॉक्टर पर फेथ रखा। ठीक है। दूसरा, मुझे ये एक भी बार नहीं लगा तीनों को मैनेज करते समय कि ये लोग मेरे डिसीजन में गलती हो जाने से मेरे खिलाफ हो सकते हैं। ये देखो मेरे साथ पास ये गमला है, ये पौधा है, इसको यदि इसमें रखा जाए ना तो ये ठीक है, एक ही में ना। अब मैं रोज इसको बदल रहा हूँ या हर पल बदल रहा हूँ, हर आधे घंटे में बदल रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस मिट्टी पर, इस गमले पर, इस पॉट पर, इस पौधे को और मुझे फेथ रखना होगा। तो आप जब भी किसी को चुनते हैं तो पूरे फेथ के साथ चुने या फिर उसको ना चुने। और मैंने उस केस में आउटकम बेटर देखे हैं। इससे क्या हो, पूरी टीम रिजुनवेट हो जाती है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं होता, अकेला मैंने नहीं बचाया इनको, वो माता पिता भी हमारी टीम का एक हिस्सा होते हैं और हमारा पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ जो है उसमें एक उत्साह होना चाहिए कि ये अटेंडर्स अच्छे हैं और इनके बच्चे या इनके जो मरीज को हमें बचा कर निकालना है और उनको आउट ऑफ वे जाने में डर नहीं लग रहा होता है। आप ये सोचें कि कोई
बस ड्राइवर या कार ड्राइवर को छुरी अटका लगा दें और बोलो कि तेरा परफेक्ट ब्रेक लगना चाहिए, परफेक्ट, तेरा एक जगह भी कुछ स्क्रैच नहीं होना चाहिए। या सचिन तेंदुलकर कोई वहीं से वो ले लो स्नाइपर लगा दो, बोलो 100 मार के बताना, या विराट कोहली 100 मार के बताना, 100 से कम नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो 10 रन भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप अपनी जिस पर आप फेथ रख रहे हो उसको डरा कर रखोगे तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। हम लोग प्रॉपरली बोल पाते हैं ना हर जगह, लेकिन स्टेज पर हम डरते हैं इसलिए नहीं बोल पाते। हम प्रॉपरली चल रहे होते हैं, लेकिन वही यदि एक हाइट पर रस्सी या एक छोटी उतनी बड़ी पट्टी रख दे दी जाए हमें जिस पर हम रोज चल रहे हैं, लेकिन वो घबराहट की वजह से हम वहाँ नहीं चल पाएंगे और गिर जाएंगे। तो डॉक्टर में और आपकी टीम में अपनी दबंगई का वो मत डालिए। अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट, अपने पत्रकारों के फ़ोन, जहाँ भी आप ये सब करना शुरू करते हैं किसी सीरियस पेशेंट में, तो वो एक डीमोरलाइज यूनिट के हाथ में आप दे रहे थे, जो कि आपके इन सब दबावों में काम कर रही होती है, वो डर रही होती है, और इस वजह से वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स नहीं लेती जो कि आउट ऑफ वे जाना कहलाएंगे। हो सकता है डॉक्टर ही सेफ रहना चाहता, ये बच्चा मर जाता तो मर जाता, मतलब वो क्यों ऐसा स्टेप ले जो कि जिसका कोई सबूत ही नहीं है। स्कॉर्पियन बाइट का कोई सबूत नहीं है, कोई जांच में नहीं तय होगा। यदि मुझे लगता है लोग मेरे डिसीजन को ब्लेम करेंगे तो मैं नहीं लूंगा डिसीजन फिर वो। ठीक है, तो ये मेरी पब्लिक से भी मैंने आपको इस साइड की स्टोरी बताई। आपका कभी परिजन कोई बीमार हो तो या तो उस डॉक्टर पर आपको फेथ नहीं है तो उसको बदल दीजिए आप, लेकिन ये नहीं कि वहां पर रखे भी हो और उसको उसकी हर बात पर आप अपना दिमाग लगाए जा रहे हो या यहाँ से वहाँ से फ़ोन करवा रहे हो। किसी भी डॉक्टर के लिए मरीज खुद अपने आप में वीआईपी होता है, अदरवाइज वो डॉक्टर ही नहीं है। यदि उसको कोई और वीआईपी लग रहा है तो फिर वो डॉक्टर नहीं है। यदि आपको ये मेरा वीडियो ठीक लगा तो मैं अपनी लाइफ के ऐसे बहुत सारे केसेस आपको बताऊंगा जो कि जहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे भी या कुछ ऐसे भी जहाँ पर बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए, बहुत बड़ी गलतियाँ हुई, या अटेंडर्स की ऐसी ऐसी गलतियाँ आप सुनोगे कि मतलब इतना बड़ा रिग्रेट रहता है अपने करियर में कि वो बच्चा नहीं, क्योंकि उस बच्चे की तो गलती नहीं थी ना, वो तो कुछ लोगों ने, कुछ एडल्ट्स ने गलत डिसीजन लिए ना, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं बच पाया। और ये मैंने अपने जीवन के बताया। मैं बताऊं, लगभग हर डॉक्टर की ज़िंदगी में ऐसे केस होते हैं, इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। ठीक है, लगभग हर डॉक्टर, मेरी जो एज के डॉक्टर ले लेंगे आप, उनके जीवन में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे केसेस होंगे। बस क्योंकि डॉक्टर्स अपनी स्टोरी नहीं बताते हैं तो आपको पता नहीं होती है, और वही डॉक्टर के साथ ही वो स्टोरीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ उस परिवार को पता होती है जो बचा था, या फिर वो डॉक्टर को पता होती है वो जो चला गया दुनिया से। तो चलो, ये वीडियो आपको एक डॉक्टर की स्टोरी को जिंदा रखेगा। थैंक यू।